हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के हिस्ट्री के बारे में। फिर हम चलेंगे आगे, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे कार्ल पियर्सन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इसी तरह से फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फिर थोड़ी सी लिमिटेशन और आखिर में एक जबरदस्त टॉपिक, एक जबरदस्त यहां पे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या कोई कोई बुक इसे लिखती है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे पहले हम बात करेंगे ऑरिजिन के बारे में। सर, स्टैटिस्टिक्स जो आप हमें पढ़ा रहे हैं ये निकला कहां से है, इसका रूट कहां पे है? जो ये टर्म स्टैटिस्टिक्स हमें सुनने में आता है, ये कहां से निकले हैं? तो आपकी बुक लिखती है कि जो ऑरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स उसी जमाने से आया जब यहां पे आपकी सोसाइटी आई। यानी जब सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई दुनिया में, तो तभी जाके स्टैटिस्टिक्स भी आ गई। स्टैटिस्टिक्स को उस टाइम पे नाम देते थे द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। सर, ये स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है स्टेट अफेयर्स, यानी एक स्टेट की पॉलिटी, एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन। तो तब, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो पहले जमाने में जब स्टैटिस्टिक्स का आगाज हुआ तब इसे कहते थे, इसकी डेफिनेशन थी द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। यानी ये वो साइंस है जो एक स्टेट की पॉलिटी बयान करती है। ठीक है, अब इसका हम रूट्स देखते हैं, इसके वर्ड के रूट्स क्या है। कोई कोई बुक लिखती है दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस। दूसरी बुक्स दिखती है नहीं, ये तो इटालियन वर्ड से निकला है। इटालियन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टा। और कोई कोई बुक लिखती है नहीं, ये तो जर्मन वर्ड से निकली है और वो जर्मन वर्ड है आपका स्टैटिस्टिक। लेकिन अरे मेरे भाई, यहां पे हम झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही लैटिन से झगड़ा करेंगे, ना ही इटालियन वर्ड से, और ना ही जर्मन वर्ड से झगड़ा करेंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हर किसी वर्ड का, चाहे स्टैटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक, इन तीनों का मतलब तो एक ही है ना, और वो है आपका पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब होता है यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का बाई प्रोडक्ट। यानी सर हमें समझाओ, एडमिनिस्ट्रेशन का बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पॉलिटिकल स्टेट, यहां पे क्यों जरूरत था स्टैटिस्टिक्स? इन लोगों ने क्यों इसको स्टैटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक बताया? यानी क्यों ये एक बादशाह के लिए, एक किंग के लिए अपनी पॉलिटिकल स्टेट में ये वर्ड जरूरत था? क्यों? क्योंकि दो चीजों के लिए, एक आपके पॉपुलेशन के लिए और दूसरा आपकी प्रॉपर्टी के लिए। उस टाइम का जो किंग होता था, उस टाइम के जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उनको दो चीजों के लिए ये स्टैटिस्टिक जरूरत पड़ती थी। एक थी आपकी पॉपुलेशन और दूसरा था आपका प्रॉपर्टी। सर पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि वहां पे देखना होता है कि मैन पावर कितना है। एक तो अपनी कंट्री में, यानी मेरी कंट्री में कितने आदमी हैं। अगर कल को जंग हुआ किसी दूसरी टेरिटरी के साथ, क्या मेरे आदमी हैं इतने कि मैं दूसरे मुल्क के साथ जंग लड़ूं? ये तो ही पहली बात। और इसी पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता था ताकि यह जान पाए कि जो दूसरी टेरिटरी है, जो दूसरी कंट्री है, जो दूसरे मुल्क का बादशाह है, उसके पास कितना मैन पावर है, वहां पे कितनी आबादी है, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है। क्या अगर वो कल हमारे साथ वार छिड़ेगा, क्या हम उसको हरा पाएंगे कि नहीं? सो इसीलिए पॉपुलेशन का कंसेप्ट, इसीलिए पॉलिटिकल स्टेट का कंसेप्ट, और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट। दूसरी बात, ये पॉलिटिकल स्टेट में एक और चीज था, दैट वाज प्रॉपर्टी। यानी उस स्टेट का जो किंग होता था वो चेक करता था, वो रिकॉर्ड रखता था प्रॉपर्टीज का, यानी किसके पास कितनी वेल्थ है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि बाद में उन पे नए नए टैक्सेस लगाए जाए। सो दैट इज वाई द टर्म पॉलिटिकल स्टेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने ऑरिजिन की बात की। अब बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो यहां पे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बहुत शामिल है इसमें। कहा जाता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है,
ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से है, यानी आज से 2000 साल पहले की बात है, तब जाके स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज किया गया था, तब जाके स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य 324 बीसी से लेकर 300 बीसी तक यहां पे रूल करता था इंडिया में, और उसी टाइम पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूज होती थी। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमने उनको अभी तक नहीं पढ़ाया स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, ना ही अभी तक पढ़ाया वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो थोड़ा सा एक टच देंगे यहां पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि वो स्टैटिस्टिक्स जहां पे हम नंबर ऑफ बर्थ्स रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स, कौन इमिग्रेट हुआ, कौन इमिग्रेट हुआ, इमिग्रेट और आई इमिग्रेट, आई मतलब कौन आया, ई मतलब कौन चला गया, एग्जिट एग्जिट, आई मतलब इन, ई मतलब एग्जिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको कहते हैं हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे रजिस्टर बनाया गया, जिस रजिस्टर में वाइटल स्टैटिस्टिक्स लिखी गई कि कितने जने और कितने मरे। सो यहां पे कहने का मीन्स है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूज होता था। अब आते आते अगर 1500 की बात करें, 1556 यानी जहां पे आपका अकबर साहब आया, इन्हीं के दौर में एक मिनिस्टर था, यानी आपका लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, जिनका नाम होता था राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल ने भी एक बाजाबता तौर पर एक रजिस्ट्री मेंटेन की, जिसपे रिकॉर्ड रखा इसने लैंड एंड एग्रीकल्चर का, यानी एक स्टैटिस्टिक्स बनाई लैंड रिकॉर्ड और एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड। सो यहां पे भी हिस्ट्री आपको सबूत देती है, लेकिन यहां पे अब जो ज्यादा यहां पे आपकी स्टैटिस्टिक्स जो यूज हुई वो हुई 17th सेंचुरी में, और 17th सेंचुरी में आपका ओरिजिन हुआ वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, और आपके कैप्टन जॉन ग्रांट को फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। किसको? कैप्टन जॉन ग्रांट, इनको कहा जाता है फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। प्लीज नोट द टर्म वाइटल, वाइटल अभी भी बताया, यानी जहां पे हम यहां पे लिखते हैं बर्थ्स कितने हुए, डेथ्स कितने हुए, माइग्रेट कितने हुए, सेक्स कितना है यहां पे, मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है, ठीक है। तो इन चीजों को हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ओके 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 माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे जो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, उनके फादर कौन है? वो है आपके कैप्टन जॉन ग्रांट। ओके, लेकिन जब यहां पे कैप्टन जॉन ग्रांट ने काम किया, यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स बना डाली, इसके बाद जो लोग आए, जैसे कि आपके विलियम पिट्टी, जैसे कि न्यूमैन, जैसे कि आपके डॉक्टर प्राइस, ये इन्फ्लुएंस हो गए, और उन्होंने यहां पे क्या किया, उन्होंने यहां पे रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया मोर्टेलिटी का, यानी कितने लोग मर जाते हैं, प्लस 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 यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, यानी लोग की कितनी उम्र है फिर जाके वो मर जाते हैं, उसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब उन्होंने ये रिकॉर्ड रखा यहां पे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया लाइफ इंश्योरेंस का, और तब जाके उन्होंने पहली बार लंदन में लाइफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट डाला 1698 में। इंडिया में तो फिर बाद में आया, बहुत 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 लेटर इंडिया में आया, लेकिन आप देखो ना, लंदन में 1698 में ही, यानी 17th सेंचुरी में ही वहां पे लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स इसने हमें लाइफ इंश्योरेंस का ये जो इंस्टीट्यूट है, लाइफ इंश्योरेंस का जो ये पॉलिसी है, यहां पे सेट करवाया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि लाइफ इंश्योरेंस पहला इंस्टीट्यूट कब यहां पे सेटअप हुआ? वो हुआ लंदन में 1698 में। ओके, अब यहां पे बात आई, अभी अभी मैंने आपको कहा जॉन ग्रांट जो है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्हीं फादर्स के बारे में बात करते हैं, कौन फादर है, इंडिया का कौन फादर है, फाउंडर कौन है, क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर कोई पॉइंट यहां पे हमने इंक्लूड किया है इस लेक्चर में। सो इन शॉर्ट फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपके जॉन ग्रांट, लेकिन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके ऑप्शन में लिख लेना सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, यानी सर रोनाल्ड ए फिशर आपके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। सर क्यों, इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इनका क्या इतना योगदान है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कि उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां पे रिगार्ड किया गया?
सो बेसिकली ये वो शख्स है, इसने स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कराया आपके एग्रीकल्चर में, बायोमेट्री में, जेनेटिक्स में, एजुकेशन में। यानी इन्हीं का ये योगदान है कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट थी, लेकिन इसने इसको एग्रीकल्चर में पुट किया, बायोमेट्री में पुट किया। एग्रीकल्चर तो पता है, बायोमेट्री यानी अटेंडेंस वेटेंडेंस, और जेनेटिक्स यहाँ पे जो मेंडल्स लॉ है, यानी कितने यहाँ पे प्लांट्स टॉल है, कितने प्लांट शॉर्ट है, कितने इंटरमीडिएट है, अगर जीन्स यहाँ पे कितने जीन्स आएंगे कि तब जाके यहाँ पे शॉर्ट रहेगा। तो ये सारा कंसेप्ट रोनाल्ड फिशर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जेनेटिक्स में, एजुकेशन में, बायोमेट्री में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है, ये तो हम तो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर सेपरेट क्वेश्चन भी आया, हु वाज द पायनियर ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन कंसेप्ट। पॉइंट एस्टिमेशन कंसेप्ट क्या बड़ा कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको छोड़ दो। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि किसने यहां पे, कौन था फाउंडर कौन था आपके पॉइंट एस्टिमेशन कंसेप्ट का, तो वो थे यही फिशर। कौन था पायनियर फिड्यूशियल इन्फेरेंस का, इन्फेरेंस अभी पढ़ाएंगे इसी लेक्चर में। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे। सो फिड्यूशियल इन्फेरेंस के पायनियर भी यही फिशर थे। एग्जैक्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पायनियर भी यही थे। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, शायद आपके सिलेबस में है वेरिएंस एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हम पढ़ाएंगे आपके सिलेबस में। तो इनके पायनियर भी यानी इनके फाउंडर भी यही थे, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन आपका एग्जामिनर यहां पे कभी कभी भावुक हो जाता है, तो आपको कहता है कि हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो आप याद नाम रख लेना, यहां पे तो लिखा है प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस। सर क्यों? अभी तो आपने बताया कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे फिशर, इनकी कंट्रीब्यूशन थे आपने बताई, लेकिन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया जो आपने बताया ना सर, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, सर इनका भी कंट्रीब्यूशन बताएंगे ना। यहां पे तो लिखा है, जब हम वहां पे पहुंचेंगे वहीं पे इसका कंट्रीब्यूशन बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि जो इंडिया में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माने जाते हैं ना, वो है आपके पीसी महालनोबिस। ये हुए, तो यहां पे 3 पॉइंट्स हमने कवर किए अभी तक। पहला पॉइंट, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स जॉन ग्रांट, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रोनाल्ड ए फिशर, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया पीसी महालनोबिस। और अब अगर एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया, थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गया, तो आपको थोड़ा सा सरफिरा क्वेश्चन पूछेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले समझिए सर फाउंडर क्या होता है और फादर क्या होता है। फाउंडर होता है जब कोई एक बड़ा काम करता है, कोई रेवोल्यूशन लाता है, या कोई चीज रिफाइन करता है, पॉलिशिंग करता है। यानी पहले तो बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन इस बिल्डिंग को पॉलिश करना, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा सजाना, या इसमें और कंसेप्ट ऐड करना, इसको और नया डिजाइन देना, उसको कहते हैं फाउंडर। तो यहां पे अलग अलग मुल्कों में अलग अलग फाउंडर होते हैं। ठीक है, यानी इंडिया में किसी ने अच्छा काम किया तो हम बोलेंगे फाउंडर है इस चीज का, किसी और इंसान ने किसी दूसरी जगह काम किया, हम बोलेंगे फाउंडर है उस जगह का। तो इसी तरह से आपके डिफरेंट बुक्स, बहुत सारे सोर्सेज यहां पे हमने सर्च किए, लेकिन यहां पे जो आपके डिफरेंट बुक्स लिखते हैं फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कोई बुक लिखती है जॉन ग्रांट, कोई लिखती है विलियम पिटी, कोई लिखती है कॉनरिंग, एशनवाल और सुस्मिलिच। यहां पे ये सारी बुक्स इनको यहां पे आपका फाउंडर मानते हैं, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सर हम तो फंस गए ना, एग्जाम में क्या करेंगे सर? अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हम क्या करेंगे? अगर आंसर ऑप्शन में ये भी था, हम क्या करेंगे? तो आप आंखें बंद करके जॉन ग्रांट को टिक कर लेना। अगर जॉन ग्रांट नहीं था ऑप्शन में, तब आप यहां पे सेकंड नंबर पे विलियम पिटी को यहां पे टिक कर देना। सो यहां पे फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी हुआ, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया एंड फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था थोड़ा सा आपका फैक्चुअल पॉइंट जो आपको याद रखने ही रखने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं डेफिनेशन पे। जब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आई ना, तो यहां पे भी झगड़ा हो गया। जो डेफिनेशनर्स थे, यानी जिन्होंने डेफिनेशन दी, किसी ने बोला कि इट इज ए साइंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, और किसी ने बोला इट इज ए साइंस ऑफ मेथड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी सर्वे करना है हमें, हम देखेंगे कि कितने मेल्स है, यानी कितने, जो मैं कहता हूं ना, फॉर एग्जांपल 10 मेल्स है, फॉर एग्जांपल 3 फीमेल्स है। ये जो नंबर है ना, ये 2, 3, 10, उनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। इनको कहते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, या आप एक और टर्म इनको कह सकते हैं क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी। तो किसी साइंटिस्ट ने बोला जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज ए न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन किसी ने कहा इट इज ए मेथड।
इट्स ए साइंस ऑफ मेथड्स। क्यों? क्योंकि जब तक यहां पे हम मेथड्स यूज नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स यूज नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम मीन, मोड, एवरेज पढ़ते हैं, या यहां पे आपके नल हाइपोथेसिस, यहां पे काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट जो यहां पे हम करते हैं रिसर्चेस के लिए, उसमें तो हमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको मेथड्स कहा। ठीक है, लेकिन इन शॉर्ट हम एक अब अच्छी टर्म, एक अच्छी डेफिनेशन यहां पे पढ़ेंगे, जो रिसेंटली एक डेफिनेशन आई है जो आपके क्रॉस्टन एंड कॉर्डन ने दी है। वो डेफिनेशन क्या है? इन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस। पहले तो ये साइंस है। सर साइंस क्यों है ये भी तो बताएंगे इसी लेक्चर में, हर कोई पॉइंट एलॉबरेट करेंगे। सर साइंस क्यों है ये भी बताएंगे इसी लेक्चर में, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, इट्स ए साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये डेफिनेशन आपके क्रॉस्टन एंड कॉर्डन ने दी है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको याद रखनी है डेफिनेशन, तो आप याद रख लेना कि इट इज ए साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन भी यहां पे ऐड कर लेना, प्रेजेंटेशन। देखो अब आप बोलेंगे सर आपने डेफिनेशन तो बताई, यहां पे इसमें दो चीजें आपने ऐड की, दैट इज समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। सर आप तो डेफिनेशन में भी ये लिख सकते थे ना। माय डियर फ्रेंड, जिनकी ये डेफिनेशन है ना, मैं क्यों इनकी डेफिनेशन में बाधा डालूं, मैं क्यों इनकी डेफिनेशन में अपनी ओवर राइटिंग करूं? ठीक, ये डेफिनेशन उन्होंने दी है तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन दो पॉइंट्स ऐड करो, दैट इज योर समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। चलो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और हम स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे। अभी तक जितने भी मैंने कहानी बताई कि ऑरिजिन क्या है, फाउंडर कौन है, फादर कौन है, वो तो है फैक्चुअल पॉइंट्स, लेकिन अब सीखने की बात है। अब क्या सीखेंगे? सर अब ये सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी, ये है द कलेक्शन, यानी हम कलेक्शन करते हैं क्या? डेटा। व्हाट इज डेटा? सर डेटा और इंफॉर्मेशन में पहले आपको डिफरेंस समझाएंगे। डेटा का मतलब होता है जब आप कोई रॉ सोर्स लेते हो। रॉ सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे सर्वे करनी है कि फॉर एग्जांपल कश्मीर में कितने लोग हैं जिनको फॉर एग्जांपल रेड कार पसंद है, यानी कार का कलर अगर रेड होगा तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको रेड वाले कार पसंद है। तो मैं जो ये डेटा यहां पे इंफॉर्मेशन लाता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल 30 पीपल है आउट ऑफ 100 को रेड कार पसंद है, तो उसको मैं कहता हूं रॉ डेटा। ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लाता हूं, कलेक्ट करता हूं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। याद रखना न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, मैं जोर देता हूं इस चीज पे। सर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन समझाएंगे अभी। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसको कलेक्ट किया, इसके बाद हमने बताया इसको एनालाइज करना, इसके बाद समराइज करना। सर समराइज का मतलब क्या होता है? समराइज का मतलब होता है, यहां पे समझाते हैं, समराइज या इसको टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना, ठीक है, या इसको ग्राफ्स बनाना। ऐसे जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा यहां पे इनकी रन रेट डाउन हो गई थी, यहां पे फिर से रन रेट ऊपर चढ़ी, यहां पे फिर से ऊपर रन रेट चढ़ी, यहां पे विकेट फॉल हुआ, फिर से रन रेट डाउन, फिर से रन रेट डाउन, और यहां पे फिर कांस्टेंट रन रेट रही, तो इसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। सो ये भी तो है आपकी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, एक डेटा है, जहां पे हम दिखाते हैं कि ये डेटा कब ऊपर नीचे हुआ, तो ये भी है आपका स्टैटिस्टिक्स। मेरे कहने का मीनिंग है कि समराइज का मतलब होता है कि आप किस सूरत में इसको अब बिल्कुल शानदार तरीके से यहां पे अरेंज करते हैं, दैट इज योर समराइजेशन, अरेंज करना। अब इंटरप्रेट, यानी अब आप इसको देखते हो इस डेटा को, जैसे मैं इंटरप्रेट करता हूं, अच्छा इंडिया का विकेट यहां पे गिरा था, अच्छा इनकी रन रेट फिर यहां पे ऊपर चढ़ी थी, सो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एंड प्रेजेंटेशन, फिर बाद में लोगों को दिखाना, देखो भाई ये तो है आपका डेटा। फिर हमें जो हम टीवी में देखते हैं, फिर अच्छा ये डेटा है, या हम सर्वे देखते हैं, आंगनवाड़ीज जो है वो सर्वे करते हैं, अच्छा इनकी जो आंगनवाड़ी सेंटर में है, इनमें फॉर एग्जांपल 3 लैक्टेटिंग मदर्स है, फॉर एग्जांपल 3 प्रेग्नेंट मदर्स है, फॉर एग्जांपल 20 चिल्ड्रन है, लेकिन जिनकी एज 6 to 10 ईयर्स है, और वहां पे 30 चिल्ड्रन ऐसे है, सॉरी 6 to 10 मंथ्स, 30 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी एज 6 to 12 मंथ, फॉर एग्जांपल 10 to 12 मंथ्स। सो ये जो एक डेटा है ना, एज होना 10 to 12 मंथ्स, या जिनकी एज होना 1 year to 2 year, या जिनकी एज होना 2 year to 3 year, इनको हम कहते हैं डेटा। लेकिन ये है न्यूमेरिकल डेटा। क्यों सर न्यूमेरिकल? क्योंकि यहां पे आया ना 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। सर न्यूमेरिकल डेटा का फिर अपोजिट क्या है? अपोजिट है यहां पे एट्रीब्यूट्स।
एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, मैं कितना ऑनेस्ट हूं, क्या कोई मुझे ये इसकी डिग्री बता सकता है? मैं 10 ऑनेस्ट हूं, क्या ये सही बात है? नो, ये गलत बात है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, क्या हूं, दैट इज ऑल्सो एट्रीब्यूट। तो यहां पे जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ना, ये डायरेक्टली डील करती है आपके न्यूमेरिकल डेटा से, लेकिन ये इनडायरेक्टली डील करते हैं आपके 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 क्वालिटेटिव डेटा से। बहुत सारे सोर्सेज लिखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा से डील करती है, यानी क्वांटिटेटिव ये है, यानी स्टैटिस्टिक्स इज ओनली क्वांटिटेटिव, इट इज नॉट क्वालिटेटिव। लेकिन वो बात गलत है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इनडायरेक्टली क्वालिटेटिव डेटा भी यहां पे यूज करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको समझा सकता हूं, अगर हमें चेक करना होगा मेंटल एबिलिटी किसी की, सर स्टैटिस्टिक्स से कैसे? मेंटल एबिलिटी तो यहां पे क्या है? मेंटल एबिलिटी तो यहां पे क्वालिटेटिव है। अल्लाह ताला ने आपको या ऊपर वाले ने आपको यहां पे क्वालिटी दी है कि आप काबिल हो, नाकाबिल हो, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो कम है या ज्यादा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स यहां पे इनडायरेक्टली आपको बता सकती है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी। कैसे? यहां पे आपको क्वेश्चन पूछेगी और आपका रिएक्शन टाइम देखेगी कि आपको कितने टाइम तक ये क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, सो क्वालिटेटिव यानी मगर बट इनडायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी बयान करती है। लेकिन इन शॉर्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आप यहां पे सिंपल याद रख लीजिए कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट डायरेक्टली डील्स विद योर न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ओके। सो सिंपल में हम ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में हम कोई इंफॉर्मेशन, हम कोई डेटा लाते हैं और उसी को हम फिर ओड मरोड़ करके रिप्रेजेंट करते हैं लोगों तक। चाहे हम ग्राफ बनाए, चाहे हम वेन डायग्राम बनाए, चाहे हम पाई चार्ट बनाए, चाहे हम टेबल फॉर्म में बनाए, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में हम लोगों को फिर ये दिखाते हैं, एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेकिन सर अभी भी कंफ्यूजन है, हमें समझाओ सर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इन शॉर्ट अगर हम अपनी बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है यहां पे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ में यह तय कर लेना कि किसको ब्लू कार पसंद है। अरे भाई ये कितना डिफिकल्ट है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको इसे इजी बनाती है। वो क्या करेगी स्टैटिस्टिक्स, यहां पे ये 1 करोड़ पीपल के पास बिल्कुल नहीं जाएगी, ये जाएगी 100 लोगों के पास। उनको बोलेगी अरे भाई आप मुझे बताओ, इस लोग के पास यानी फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन, इसी तरह से 100 लोगों को ही पूछेगी आप बताओ आपको कौन सी कलर की कार पसंद है, क्या आपको ब्लू कार पसंद है? अगर आया हाँ, अगर आया ना, तो कितने लोगों ने हाँ किया इस 100 में से? फॉर एग्जाम्पल इस 100 में से 20 लोगों ने हाँ किया क्या उनको ब्लू कार पसंद है। सो हम कहेंगे कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन लाइक्स ब्लू कार। देखो हम तो पूरी पॉपुलेशन यहां पे इंक्लूड नहीं किए, लेकिन फिर भी हमने रिजल्ट निकाला कि 20% लोगों को यहां पे ब्लू कार पसंद है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। यही तो है आपकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये तो हम बाद में समझाएंगे सर 100 पीपल से ही हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको भी हम समझाएंगे। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, मार्जिन ऑफ एरर, ये भी समझाएंगे इसी लेक्चर में समझाएंगे। सो इन शॉर्ट यहां पे हमने समझा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन एक और टर्म है दैट इज मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। सर मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? अगर हमें क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स क्यों बनी, यहां पे डेवलप क्यों हुई मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, तो यहां पे आप कहना कि 17th सेंचुरी वो दौर था जब आपकी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का दौर आया। क्यों? क्योंकि 2 चीजें उसमें इंट्रोड्यूस हुई, तब जाके जो पुरानी स्टैटिस्टिक्स थी वो अब मॉडर्न बन गई। सर वो 2 चीजें क्या थी? वो थी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ गेम्स एंड चांस। आपके सिलेबस में इसीलिए है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में आज डील करते हो, तो इसीलिए है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको कल सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स बनी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन दिया होगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड चांस, बोथ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड गेम्स ऑफ चांस, नन। तो आपको आंसर टिक करके आना है बोथ, यानी इन 2 थ्योरीज की वजह से आपकी जो स्टैटिस्टिक्स थी वो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहने लगी अब। लेकिन सर इसका श्रेय किसको जाता है, यानी जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसका सारा श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है 2 लोगों को, एक का नाम था पास्कल और दूसरे का नाम था फर्मेट।
ये दो लोग थे, ये थे मैथमेटिशियंस, लेकिन इनका पाला पड़ा एक गैम्बलर से। गैम्बलर का मतलब जुआरी, कश्मीरी में हम कहेंगे तो जर, ठीक है। तो यहां पे इनका पाला पड़ा एक जर से, एक जुआरी से। तो इस जुआरी का नाम था चाउलियर डी मियर। इन्होंने क्या किया, इस जुआरी ने इनको एक क्वेश्चन पूछा, जिस क्वेश्चन का नाम था प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स। तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा था, लोग तो फंस गए थे, अरे ये प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट सॉल्व कैसे करी। तो मैदान में आते हैं पास्कल एंड फर्मेट, ये दोनों इसकी प्रॉब्लम पे काम करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं, जिसको आप नाम देते हो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यही थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट बिकम्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी has become the backbone of modern theory of statistics। तो the theory was the theory of probability। so इसी theory of probability से आपकी statistics कन्वर्ट हो गई modern theory of statistics में, ठीक है। सो वो थ्योरी कौन थी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचेंगे, तो फैक्चुअल पॉइंट्स है, इनको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कराएंगे। ओके अब यहां पे कार्ल पियर्सन एक शख्स है, 1857 से 1936 तक एक शख्स है जिनका बहुत बड़ा योगदान है आपके 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 स्टैटिस्टिक्स में। कोई सोर्स लिखता है कि ये यहां पे फाउंडर है, फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन फाउंडर तो हम नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का फाउंडर है लेकिन पूरी स्टैटिस्टिक्स का नहीं। जैसे इनका योगदान क्या है, ही इज द फाउंडर ऑफ ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज द ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी, that is in England, and who is the founder of this, it was the Carl Pearson। दूसरी बात, he is the founder in correlation analysis। जब हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपके पिछला सिलेबस आया था आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो आया था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। शायद इस बार वो डिलीट हुआ, अगर होता तो बड़ा मजा आता उसका पढ़ाने में। लेकिन यहां पे जो इस कोरिलेशन का मालिक है ना, कोरिलेशन का मालिक है ना, वो है आपका कार्ल पियर्सन। कोरिलेशन क्या होता है वहां पे पढ़ाएंगे अगर आपके सिलेबस में हुआ, नहीं तो यहां पे टॉपिक ज्यादा खींचेगा, लंबा खींचेगा। तीसरी बात, he is the discoverer of chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट का डिस्कवरर है। सर ये chi-square टेस्ट क्या है? chi-square टेस्ट आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स में काम आता है। जब हम वहां पे जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे स्टूडेंट्स उनको पता होगा, जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो तब तक रिसर्च ही नहीं कर सकते जब तक कि उनको chi-square टेस्ट ना आता होगा। इसीलिए उनको जरूरी होता है स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन पीएचडी में। आई एम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड और मुझे भी वहां पे एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए होल्ड है स्टैटिस्टिक्स पे। और हमने भी पढ़ा था chi-square टेस्ट, और chi-square टेस्ट जरूरी पढ़ना होता है जिसको भी रिसर्च करना होगा, क्योंकि इसके बगैर रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि chi-square टेस्ट से ही ये अपने रिसर्च को एक टैबुलेटेड फॉर्म दे सकता है, ठीक है। सर अब जब यहां पे कार्ल पियर्सन ने chi-square टेस्ट की डिस्कवरी की, तो इसका मतलब ये हुआ ना, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आपका साइनस भी बन गई। इसीलिए हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज ए साइनस और ए ब्रांच ऑफ साइनस। क्यों? क्योंकि अब यहां पे है आपका chi-square टेस्ट। इसी chi-square टेस्ट ने आपकी स्टैटिस्टिक्स को साइनस बनाया, या आप कहिए द ब्रांच ऑफ साइनस। लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसने आपकी स्टैटिस्टिक्स को ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाया, या इट इज ए साइनस ऑफ इट इज ए मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स भी साइनस ही है। सो प्रोबेबिलिटी ने इसको मैथमेटिक्स का ब्रांच बनाया, और इस chi-square टेस्ट ने इसे ब्रांच ऑफ साइनस बनाया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़े से और फैक्चुअल पॉइंट्स। आपका एग्जामिनर अगर इनका दिमाग फिर गया, यहां पे घूम गया यहां पे, तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं डेट्स पे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर 2010 को। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर हमने तो सिर्फ ये सुना था अगर कोई डेट मनाया जाता है उसका तो ईयर नहीं मनाया जाता। आपने क्यों लिखा यहां पे 2010? क्योंकि पहली बार इसको मनाया गया 2010 में, 20 अक्टूबर को। अब बोला गया हर 5 साल के बाद इस दिन को मनाया जाएगा, यानी फिर इसके बाद 20 अक्टूबर 2015 को मनाया गया, फिर इसके बाद 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, यानी जो रिसेंटली आपको अक्टूबर चला गया 2020 में, वही तो था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून। क्यों इसी डेट को यहां पे चुना गया? क्योंकि ये वो डेट है जो आपके पीसी महलनोबिस का बर्थडे है। सर इस पीसी महलनोबिस का बड़ा योगदान है स्टैटिस्टिक्स में। क्यों? क्योंकि उसको कहा जाता है द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
सो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो वो है आपके पीसी महालनोबिस। और ये वो पीसी महालनोबिस है जो आपके डिजाइनर थे सेकंड 5 ईयर प्लान के। जिन बच्चों को नहीं पता है सेकंड 5 ईयर प्लान क्या है, उनको एक सेकंड में हम बताते हैं। 5 ईयर प्लान का मतलब है जो 5 सालों तक जो प्लान बनाया जाता है कि इन 5 सालों में हमें क्या करना है, फिर उनको भी ब्रेक किया जाता है एक एक ईयर्स में। यानी इस साल हमें ये टारगेट है, दूसरे साल ये है, यानी टारगेट बड़ा टारगेट रखा जाता है 5 साल, लेकिन इस 5 साल को भी एक एक साल में डिवाइड किया जाता है। तो उनको कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो इस 5 ईयर प्लान का जो डिजाइनर था, सेकंड 5 ईयर प्लानर का डिजाइनर जो था वो था महालनोबिस। लेकिन ये मेंबर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, लेकिन डिजाइनर था सेकंड 5 ईयर प्लान का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और इसके बारे में एक और बात, इसका भी एक यूनिट है महालनोबिस यूनिट जो आपके फिजिक्स में काम आता है, वो डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं यहां पे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहां कहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज होती है? आपके इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, उसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी काम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपके मैथमेटिक्स में जो यूज होते हैं। इसी के साथ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स यानी टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसलिए बताता हूं ताकि शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो टी टेस्ट हुआ ना ये आपके कोविड वैक्सीन पे भी हुआ, ठीक है। जो कोविड वैक्सीन इस बार हुआ ना उस पे पहले टी टेस्ट हुआ। सर टी टेस्ट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कितने लोगों में इंप्रूवमेंट आ गई, कितने परसेंट लोग थे जो बिल्कुल ठीक हो गए, कितने परसेंट लोग थे जो इसे मर गए। यानी किसी ड्रग की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए यहां पे एक टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट। शायद आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर में क्वेश्चन है। सो यहां पे स्टैटिस्टिक्स का ये बड़ा रोल है। इसका एक और रोल दैट इज साइकोमेट्री, यानी साइकोमेट्री यानी साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है, उसे हम फैक्टर एनालिसिस से किसी की साइकोलॉजी पता कर सकते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोमेट्रिक्स यानी जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स की वजह से हमें पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इल्म नजूमी के बारे में, ठीक है। इसके लिए एक प्रिंसिपल यूज होता है जिस प्रिंसिपल का नाम है आपके स्टैटिस्टिक्स में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। और ये प्रिंसिपल दिया है आपकी गास ने, इसने एक थ्योरम दी थी नॉर्मल लॉ ऑफ एरर्स। याद रख सकते हो ठीक है, नहीं रख सकते तो छोड़ दो। तो इन शॉर्ट यहां पे जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ये यूज होती है। इसका जो यूज हो एप्लीकेशन है वो है आपकी इंडस्ट्री में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, रिसर्च में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारी चीजों में। लेकिन सर इतना तो है ना इसका रोल, सर लिमिटेशन भी बताइए। सर इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यहां पे ये है कि ये बस सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये बस सिर्फ आपकी क्वांटिटेटिव डेटा बताती है, यानी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा को डायरेक्टली नहीं बताती है, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी कितनी है, पुअर्टी कितनी है, कल्चर कितना है, क्या है, ये आपको यहां पे डायरेक्टली नहीं बताती। लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया कि ये इनडायरेक्टली क्वालिटेटिव भी बताती है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्कोर कार्ड चेक करेगी, उसे आपका पता चलेगा कि आपकी जो मेहनत है, आप कितने काबिल है, जो आपकी काबिलियत है वो कितनी है, यानी इनडायरेक्टली चेक हो सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं। दूसरी यहां पे लिमिटेशन जो है दैट स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। जिस तरह से मैथमेटिकल लॉज है या फिजिकल लॉज यानी जिनको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉ इज ए यूनिवर्सल लॉ, बट स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज है बट स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज है ये यहां पे यूनिवर्सल नहीं है, दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। तीसरी यहां पे इसकी लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। देखो मिसयूज कैसी होगी स्टैटिस्टिक्स? देखो माय डियर फ्रेंड, अगर हम मिट्टी लेंगे, मिट्टी से, यानी ये कहावत है ना कि मिट्टी से खुदा भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। ये फिर इंसान के सोच के बारे में, वो एक गॉड बनाए या डिवल बनाए, ठीक है। सो इसी तरह से अगर ये किसी एक्सपर्ट के पास आया तो डेटा ठीक निकल सकता है, इंफॉर्मेशन ठीक निकल सकती है। लेकिन अगर ये किसी अनएक्सपर्ट के पास आया, अगर ये किसी अनस्किल्ड पर्सन के पास आया तो वो इसको तबाह बर्बाद कर सकता है, रिजल्ट ही गलत दे सकता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में ये लिमिटेशन है कि इसको सिर्फ एक्सपर्ट से यूज कर सकते हैं, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता इसे, जिनको महारत होगी स्टैटिस्टिक्स में। और एक बात, ओनली फॉर द ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझा सकता हूं कि ये जो हम टेबल्स यहां पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे ये इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हम खाली इस चीज की ऑब्जर्वेशन यहां पे नहीं निकाल सकते, यानी इसका डेटा, इसकी इंफॉर्मेशन या इसका रिजल्ट यहां पे सिर्फ नहीं निकाल सकते। हमें पूरा जो यहां पे डेटा होगा, यानी इसका भी यानी पूरे होल फिर जाके हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी किसी सिंगल इंडिविजुअल का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चेक करना होगा कि ये इलेक्शन आज कौन जीतेगा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एग्जिट पोल्स लगाते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं डिफरेंट पोल्स पे, वहां पे उनको बोलते हैं 4 लोगों को 5 लोगों को, क्या
क्या लगता है आपने वोट किसको डाला, बीजेपी को डाला, आपने वोट किसको डाला, पीडीपी को डाला, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक इंसान से यहां पे हम हासिल नहीं कर सकते, फिर डिटरमाइन कर सकते हैं रिजल्ट। हमने यहां पे ग्रुप लेना होता है, हमने यहां पे होल लेना होता है, इसीलिए फिर जाके आपको रिजल्ट निकल सकता है। सो इसकी एक और लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल पे काम नहीं आता, इसमें सब कुछ लेना पड़ता है, इसी फिर जाके आपका रिजल्ट निकलता है। पहले टाइम देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। कोई कोई कहता है दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा था तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे दो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। एक है आपका डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया है, इस चीज़ को यहाँ पे हम समझाएंगे बेसिकली ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पहले हम यहां पे डेफिनेशन समझेंगे। इन दिस वी एनालाइज, इंटरप्रेट एंड द रिजल्ट ऑफ कलेक्टेड डेटा, नो कंक्लूजन इज ड्रॉन। इसमें हम मीन, मोड यानी जो भी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है वो यूज करते हैं। किसमें? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलो पहले हम इसको समझते हैं। यानी इसने यहां पे बताया कि हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जो डेटा हमने कलेक्ट करके रखा है उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। किसकी वजह से? मीन की वजह से और मोड की वजह से। और हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, यानी हम कोई डिसीजन अब नहीं लेते। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेते। डिस्क्रिप्टिव में हम कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई कंक्लूजन नहीं लाते। लेकिन इन्फरेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब हम इसी जिस डेटा को हमने एनालाइज भी किया, इंटरप्रेट भी किया, लेकिन अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। हम आप बताएंगे कि नहीं बीजेपी जीतेगा, नहीं पीडीपी जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स पीडीपी। यानी जब हम रिजल्ट तक आप पहुंचते हैं, जब हम कोई चीज कंक्लूड करते हैं, उसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी एग्जांपल से समझाएंगे तब जाके अच्छे से समझ आएगा। और इसी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कोई डिसीजन फिर ले सकते हैं और कोई चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो फ्यूचर में आए, यानी फ्यूचर में वो पार्टी इलेक्शन जीत सकती है, उसको कहते हैं इन्फरेंशियल। और डेस्क्रिप्टिव जिसमें हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा सकते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं ये कार की बात कर रहा था कि कौन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लू कार्स किन को पसंद है। अगर मेरी एक पॉपुलेशन है 100,000 करोड़, 100,000 पीपल, 100,000 हाँ 100,000 पीपल की एक पॉपुलेशन, एक सिटी है जिसमें 100,000 पीपल रहते हैं। एक पॉपुलेशन कितनी? 100,000 पीपल। अब हमने इसी 100,000 पीपल पॉपुलेशन में ये पता करना है कि किन को ब्लू कार पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम तो 100,000 पीपल में नहीं जाएंगे, हम एक सैंपल में जाएंगे। यानी एक सैंपल, यानी इसी पॉपुलेशन का एक छोटा मोटा यूनिट, फॉर एग्जांपल 100 पीपल। पॉपुलेशन कितनी? यहां पे 100,000 पीपल की पॉपुलेशन है। इसी में हम चुनेंगे 100 लोगों को और 100 लोगों को हम पूछेंगे, अरे मेरे भाइयों आप बता दो आपको ब्लू कलर कार पसंद है कि नहीं? तो वो बोलेंगे हाँ। कितने बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल 20। कितने में से? 100 में से 20 ने बोला उनको ब्लू कार पसंद है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, शाबाश, आपका डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सर इन्फरेंशियल भी तो आप बताओ, इन्फरेंशियल भी बताओ। इन्फरेंशियल का क्या मतलब होता है? इन्फरेंशियल का मतलब होता है जो ये 20/100 यानी 100 में से 20 लोगों ने बोला ना क्या उनको ब्लू कार पसंद है। अगर हम इसको अब कंक्लूड करेंगे, ठीक है, यानी 20% पीपल है इस पॉपुलेशन में, इस स्टेट में, इस सिटी में जिनको ब्लू कार पसंद है, उसी को तो हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड। यानी अब हमने कंक्लूड किया 20% लोगों को यहां पे क्या है, यहां पे कार पसंद है, ब्लू कार पसंद है, तो उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल। यानी हम आप अपने डेटा में बता सकते हैं, हम अब लोगों को ये रिजल्ट दिखा सकते हैं। यानी हमने अब कंक्लूड किया, हमने अब मान के चला कि 20%। लेकिन सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम चेक करते हैं, यानी हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं। इसी इन्फरेंशियल में हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। हम क्या करते हैं? हम फिर से इस सैंपल को, इसको हम कहते थे सैंपल, जो 100 पीपल का लिया ना हमने, उसको हम कहते हैं सैंपल। इसी सैंपल को हम बढ़ाएंगे, यानी 100 से लेकर आप 1000 करेंगे। अब 1000 लोगों की राय चुनेंगे और 1000 लोगों में फिर से हमें आया फॉर एग्जांपल 21% रिजल्ट। यहां पे 21% रिजल्ट आया कि 21% लोगों को यहां पे अब क्या पसंद है? ब्लू कार। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि 21% लोगों को, यानी हमने फिर से यहां पे एक रिजल्ट निकाला और फिर से हमारी जो प्रिडिक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, हमारी कॉन्फिडेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। उसको कहते हैं हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। और एक और टर्म है दैट इज योर मार्जिन ऑफ एरर।
मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, यानी पहले तो कितना था, पहले 20% लोगों ने बोला था इनको ब्लू कार पसंद, लेकिन जब हमने सैंपल बढ़ाया तब जाके 21% लोगों को यहां पे ब्लू कार पसंद थी। यानी मार्जिन कितना रहा, 1% लोग यहां पे थे जो बढ़ गया। यानी पहला रिजल्ट था 20%, अब रिजल्ट आया 21%, तो मार्जिन सिर्फ रहा 1% लोगों का। यानी ये मार्जिन कितना कम रहेगा, ये मार्जिन कितना कम रहेगा, ये मार्जिन कितना कम रहेगा, ये हमारे रिजल्ट को सही बताता है। 20 था अब 21 है, यानी इतनी बड़ी फर्क भी नहीं है। इन शॉर्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जब हमें कोई चीज कंक्लूड करते हैं कि अब ये सही है, अब ये सही है, यानी अब ये चीज प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, यानी यही बीजेपी अब जीतेगा। यानी अब हमने रिजल्ट नहीं है ना, हमने अब कंक्लूड किया ना, हमने अब प्रिडिक्ट किया ना, यानी बीजेपी जीतेगा या पीडीपी जीतेगा, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर से एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल से समझाएंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। मुझे पता है कि आपको इसी में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज को भी कंफ्यूजन है, बहुत सारी बुक्स को, लेकिन यहां पे हम आपको फिर से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपकी क्लास है, एक बड़ा क्लास है, इसमें से हमने, यानी एक इसको कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, इस क्लास में हमने सिर्फ 10 बच्चों को चुना। कितने बच्चों को, उसको हम कहते हैं सैंपल। यानी इस बड़े से क्लास में, जिसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन, इसमें हमने एक छोटा सा सैंपल लिया, यानी 10 बच्चों को चुना, जिनको हम कहेंगे सैंपल। इन 10 बच्चों की हमने देखी यहां पे हाइट कितनी है, और हमारा जो एवरेज आया वो आया फॉर एग्जांपल 5 फीट। यानी 10 बच्चों की एवरेज हाइट है 5 फीट। इसको हम कहेंगे डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सर इन्फ्रेंशियल भी समझो आप। अगर हम इतना कहेंगे कि 10 बच्चों की एवरेज हाइट है 5 फीट, उसको हम कहेंगे डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि 10 बच्चों की जो हमने यहां पे हाइट ली और उसका जो एवरेज निकला वो निकला 5 फीट, और यही 5 फीट अब पूरी क्लास की हाइट है, ये नहीं कि ये हाइट अब 10 बच्चों की हाइट है, 10 बच्चों की हाइट का एवरेज है, दैट वाज जस्ट योर डेस्क्रिप्टिव। अगर हम कहेंगे कि ये 5 फीट अब पूरी क्लास का हाइट है, पूरे क्लास का हाइट यहीं पे है, उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल। ठीक है, यहां पे 10 बच्चे, यहां पे ऑल क्लास, इसी को कहेंगे इन्फ्रेंशियल। इन शॉर्ट इन्फ्रेंशियल में हम कोई चीज कंक्लूड करते हैं, और प्रिडिक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन का भी यही हाल होगा। और डेस्क्रिप्टिव में हम किसी छोटे सी चीज का बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन करते हैं, फिर उन्हीं को मीन करके उन्हीं के बारे में बताते हैं, उन्हीं 10 लोगों के बारे में बताएंगे। लेकिन यहां पे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे इन 10 लोगों को चुन के। इसमें सिर्फ 10 लोगों को चुनेंगे और इन्हीं 10 लोगों के मीन के बारे में बताएंगे। इसमें 10 लोगों को चुनेंगे लेकिन पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, उसको कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहां पे मैं लिखूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। 10 लोगों को लेंगे और 10 लोगों की ही बात करेंगे, तो उसके कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। लेकिन 10 लोगों को लेंगे लेकिन पूरी पॉपुलेशन की बात होगी फिर उसमें, उसको कहेंगे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाय।